हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों पर बात करेंगे और विशेष रूप से आज हमें राष्ट्रपति की जिस शक्ति पर डिस्कस करना है वो राष्ट्रपति की शक्ति होंगी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। आइए दोस्तों अपने टारगेट को शुरू करते हैं। और टारगेट हमारा है लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में नौकरी लेनी है, हर हाल में जॉब लेनी है। और इसमें आज हमें विशेष रूप से इस टॉपिक को पढ़ना है, वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को देखना है। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अगर हम प्रेसिडेंट की शक्तियों की बात करें तो इनकी जो पावर होती हैं वो बहुत सारे प्रकार की पावर हैं, जिनमें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। पहली की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरी की अगर हम बात करें तो विधायी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी शक्तियाँ जो अधिनियम वगैरह या फिर जो कानून बनते हैं वो क्या पावर है राष्ट्रपति को, उसकी बात करते हैं, विधायी शक्तियाँ। तीसरी की बात करें हम न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ, न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ जिसमें आर्टिकल हम 72 को देखते हैं। तो न्यायपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं ये शक्तियाँ आर्टिकल जो 72 हम देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। अगर आगे हम बात करें तो कुछ और शक्तियाँ होती हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। जैसे हम बात करें आपातकालीन शक्तियाँ, तो आपातकालीन शक्तियों की बात करें, ये भी आपातकालीन संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। अगर दूसरी बात करें तो वित्तीय शक्तियाँ, ये भी किसको प्राप्त होती हैं, राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक पावर होती हैं, वो भी किसको प्राप्त होती हैं, राष्ट्रपति को, डिप्लोमेटिक पावर। और अगर हम देखें यहाँ पे तो और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां भी होती हैं जिसको हमें पढ़ना है दोस्तों। कौन सी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां। एक एक टॉपिक पर हमें डिस्कस करना है और आज हम विशेष रूप से राष्ट्रपति की जिन शक्तियों की बात करेंगे दोस्तों वो राष्ट्रपति की कौन सी पावर होंगी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आर्टिकल यहाँ पे 53 की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 53। अगर मैं आर्टिकल 53 की बात करूं, 53 की बात करूं तो ये क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका संबंधी समस्त पावर, समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में। लिख लेते हैं इसको, संघ की कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां, ऑल पावर किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। पहली लाइन तो ये लिखी है, शक्तियां जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, इनमें क्या होंगी दोस्तों, निहित होंगी। आगे दोस्तों क्या लिखा है, दूसरा इसका जो क्लॉज है उसमें क्या लिखा है, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वो इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों की सहायता से करेंगे। इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करेंगे दोस्तों, अपने, उनके जो अधीनस्थ हैं, और अधीनस्थ कौन दोस्तों, अधिकारी। उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे, अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। अब देखो एक बात आपने सुनी होगी, वो उसका जो अर्थ है वो यहीं से निकल के आता है। वो बात क्या सुनी होगी कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ये क्या है, नाम मात्र की शक्ति इन्हें प्राप्त होती है या नाम मात्र के प्रधान होते हैं, ये बात आपने सुनी होगी। हाँ, जो प्रेसिडेंट हैं ये
नाम मात्र के प्रधान होते हैं। अब देखो नाम मात्र के जो प्रधान हैं या नाम मात्र की प्रधानता जो राष्ट्रपति जी को दी गई है वो कहाँ से दी गई है, ये बात कहाँ से निकल के आई, इस बात को आपको देखना है कि यहाँ पे देखो संघ की कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां ऑल पावर राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बात सही है। लेकिन आगे जो लिखा है, लेकिन राष्ट्रपति जो पावर्स हैं इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। और यह वाली जो लाइन है, यही लाइन जो राष्ट्रपति जी हैं इनको क्या बना देती है, नाम मात्र का प्रधान बना देती है। बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं अगला आर्टिकल कौन सा है जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करता है। तो अगला आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो आपने देखा होगा आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, ये जो आर्टिकल हैं ये देखने में आपको सामान्य से लगते होंगे लेकिन यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन पे थोड़ा आप ध्यान देना। और वो क्वेश्चन क्या किस तरीके से हैं, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे पहली लाइन जो लिखी हुई है इनको टुकड़ों में आप याद करना, टुकड़ों में पढ़ना जिससे आसानी से आपको याद हो जाए। जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुमत दल के नेता को, बहुमत प्रेसिडेंट बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रेसिडेंट बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब पहली लाइन ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति जी हैं जो बहुमत दल का नेता होगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तथा आगे क्या लिखा है, तथा उनको शपथ दिलाते हैं, तथा उनको शपथ दिलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, शपथ भी दिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब दूसरी बात, ये बहुमत दल का नेता है, ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लोकसभा का होना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा में जो सीटें हैं इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं दोस्तों उनको छोड़ दें तो यहाँ पे कितना आंकड़ा बचता है, 543 का बचता है। और यहाँ पे जो सरकार बनाने के लिए जो मैजिक फिगर चाहिए, जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो 272 का चाहिए। यानी कि 272 अगर सीटें मिल जाती हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये बहुमत पूरा हो जाएगा, जो जादुई आंकड़ा है उसको ये कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई सरकार ऐसी है जो 543 में से 272 अगर सीटें लेके आती है तो ये बहुमत जादुई आंकड़ा को पूरा कर लेती है। और यहाँ जो लोकसभा है, इस लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा उनको जो प्रेसिडेंट हैं वो शपथ दिलाएंगे, और शपथ ही नहीं यानी कि नियुक्ति भी कराएंगे और शपथ भी दिलाएंगे। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं इनको शपथ जो दिलाई जाती है इसका उल्लेख कहाँ है, तो आपको बताना है। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 99 में है, यानी कि अनुच्छेद 99 में है, 99 आर्टिकल में है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो लिखा है कि संसद के सभी सदस्यों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 99 यानी कि 99 में। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों वो यहाँ पे प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेते हैं। जितने भी ये लोकसभा सदस्य हैं या राज्यसभा सदस्य हैं ये सब मंत्री पद की शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री की शपथ कोई नहीं लेता। रक्षा मंत्री की कोई शपथ नहीं होती, गृह मंत्री की कोई शपथ नहीं होती। ये जितने भी जो मंत्रालय दे रखे हैं और जितने भी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, न कि जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के नाम से शपथ लेते हैं। गृह मंत्री हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, रक्षा मंत्री हैं वो भी मंत्री परिषद की शपथ लेंगे। यानी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इनकी शपथ कोई अलग से नहीं होती है। ये सारे के सारे जो लोग हैं एमएलए और एमपी लोग हैं, यहाँ पे जो एमपी हैं सांसद के लोग हैं सदन के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, ये सब के सब जो यहाँ पे
शपथ लेंगे वो केवल मंत्री की शपथ लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर मान लो कि 200 ये जादुई आंकड़ा मिल गया, बहुमत अगर पूरा कर लिया, तब तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेते हैं। अगर मान लो ये जो कोई भी पार्टी है उसको 273 सीटें ना आए, यानी कि अगर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना मिले, स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो क्या होगा? अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले, ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट हैं वो स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्वविवेकीय शक्ति का। अगर हम स्वविवेकीय शक्ति की बात करें तो स्वविवेकीय शक्ति क्या होती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। स्वविवेकीय शक्ति, अगर हम स्वविवेकीय शक्ति की बात करें तो ऐसी कोई पावर जो स्वविवेकीय शक्ति है, इसका उल्लेख पहली बात संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। यानी स्वविवेकीय शक्ति क्या होती है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ मामलों में स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई भी दल स्पष्ट बहुमत लेके नहीं आता है, यानी कि 543 में से 272 सीटें लेके नहीं आया, तो यहाँ पे स्वविवेकीय शक्ति के अनुसार जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, ये उस दल के नेता को यहाँ पे सरकार बनाने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं, जिससे वो उम्मीद करते हों कि यह जो व्यक्ति है ये बहुमत यहाँ लोकसभा में सिद्ध कर देगा, बहुमत को पूरा कर लेगा। यहाँ पे हो सकता है जो राष्ट्रपति जी हैं, मोस्टली ये होता है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं कि आप लोकसभा में आके अपना बहुमत पूरा कीजिए। ये पूर्णतया राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति पर है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई छोटे दल वाला व्यक्ति भी अगर गठबंधन करके यहाँ पे बहुमत पूरा कर सकता है, तो बड़े दल को छोड़ के किसी छोटे दल के व्यक्ति को भी जो राष्ट्रपति जी हैं वो आमंत्रित कर सकते हैं और लोकसभा में उनसे कह सकते हैं कि आप आके बहुमत पूरा करिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है जो सबसे बड़ा दल है उसी को जो राष्ट्रपति जी हैं वो आमंत्रित करें। हो सकता है कोई छोटा दल हो सकता है कोई 5 सीट वाला दल हो, 10 सीटें जिसके पास हो, ऐसा दल हो, किसी भी दल को राष्ट्रपति आमंत्रित कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि गठबंधन बनाने में ये व्यक्ति सक्षम है। उस दल के व्यक्ति को राष्ट्रपति यहाँ स्वविवेकीय शक्ति के अनुसार आमंत्रित कर सकते हैं। ये बातें हमें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आर्टिकल की बात करें तो आगे हम देखें यहाँ पे, चलो 75 में एक बात और देख लो। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मान लो कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए वो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का, यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर, इसके पद पर जो व्यक्ति जाएगा वो व्यक्ति संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य। अब देखो, संसद का सदस्य हो तब भी ठीक है और यदि संसद का सदस्य ना हो फिर भी ठीक है। यानी कि संसद का सदस्य का मतलब अगर वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर हम बात करें वो व्यक्ति राज्यसभा सदस्य है, यहाँ भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति चाहें तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर उसे संसद के सदस्य की सदस्यता लेनी होगी, यानी कि उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। ये बात आप ध्यान रखना। यानी कि लोकसभा का सदस्य हो फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य हो फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों 6 महीने के अंदर उसे संसद के सदस्य की सदस्यता लेनी होगी, नहीं अन्यथा अगर नहीं लेता है तो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। ये बातें दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला आर्टिकल देख लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल 76 अनुच्छेद जो 76 है, ये क्या कहता है
इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम अनुच्छेद 76 की बात करें तो ये बात करता है दोस्तों कैग की। किसकी बात करता है? अटॉर्नी जनरल, एजी की। किसकी बात करता है? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, यानी कि किसकी बात करता है? एजी की। बोले तो भारत का महान्यायवादी। किसकी बात करता है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी के लिए एक हम अलग से टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो अटॉर्नी जनरल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन नियुक्ति जो करेंगे वो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेंगे। पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति जी हैं, अटॉर्नी जनरल को दोस्तों शपथ दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं दोस्तों? शपथ। तीसरी बात ध्यान रखनी है, ये जो राष्ट्रपति हैं, ये जो एजी है, भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी, अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो यह न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। कब तक रहता है? प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति की स्वयं विवेकीय इच्छा, राष्ट्रपति की मर्जी तक, लेकिन मर्जी तक नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक मंत्रिपरिषद चाहे, जब तक मंत्रिपरिषद अगर रखना चाहे तब तक रखेगी, और मंत्रिपरिषद अगर कह दे कि इनको हटा दो, इनको यहाँ से इस पद पे मत रखो, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी हैं उसको इस पद से हटा सकते हैं। यह प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति की मर्जी नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक दोस्तों मंत्रिपरिषद चाहे तब तक जो महान्यायवादी हैं उनको इस पद पर रखा जा सकता है। यहाँ पे आपने एक बात और सुनी होगी कि जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, वो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये एक यहाँ पे जो कैग है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो अनुच्छेद 48 से संबंधित है, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? कैग की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, यानी कि नियुक्ति करेंगे। और ये कैग है दोस्तों, इनको शपथ भी दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? शपथ। लेकिन दोस्तों यहाँ जो प्रसाद पर्यंत की हम बात करते हैं, ये प्रसाद पर्यंत नहीं रहेंगे, प्रसाद पर्यंत नहीं रहेंगे। अब ये प्रसाद पर्यंत नहीं रहेंगे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कैग को अगर हटाना हो, अगर कैग को हम हटाने की बात करें तो इसको, इस जो प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कैग को नहीं हटाया जाता। इनको हम उसी तरीके से हटा सकते हैं जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जिस विधि से हटाया जाता है, जिस विधि से हटाया जाता है, उसी विधि से किसको हटाया जाएगा? जिस विधि से हटाया जाता है, हटाया जाता है, उसी विधि से, उसी विधि से किसको हटाया जाएगा दोस्तों? तो आप ध्यान रखना, कैग को हटाया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे आप सुनिए, यानी कैग की और जो एजी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएंगे। लेकिन जो महान्यायवादी हैं ये प्रसाद पर्यंत रहेंगे राष्ट्रपति के, जबकि कैग हैं ये प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं। ये दोनों में अंतर है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो अगला आर्टिकल आपको देखना है यहाँ पे 74। इसमें दोस्तों दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको हम टुकड़ों में कर लेते हैं। और इसमें कौन कौन सी बातें हैं वो बातें आप सुनिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 74 में कि प्रेसिडेंट की सलाह व सहायता के लिए, प्रेसिडेंट की सलाह व सहायता के लिए, सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगा? मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए कौन होगा दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है मंत्रिपरिषद होगी। अगली बात यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता जो मंत्रिपरिषद देगी, इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा, मंत्रिपरिषद का हेड, मुखिया,
इसका जो मुखिया है वो मुखिया कौन होगा, ये भी बात यहाँ लिखी है। मुखिया कौन होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर होगा। कौन होगा, पीएम होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा दोस्तों, पीएम होगा। तीसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, मंत्री परिषद जो सलाह देगी, मंत्रिपरिषद की सलाह को सलाह को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। फिर से सुनिए आप दोस्तों, यहाँ पे जो अनुच्छेद 74 है उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इस मंत्रिपरिषद का हेड या मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और जो मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को सलाह देगी, उस सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और अगर दोबारा से जो मंत्रिपरिषद है उसने उस बिल को या कोई काम है उसको दोबारा से राष्ट्रपति को कहा, तो वो राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। यानी कि इसीलिए यहाँ जो शब्द दे रखे हैं ये सारे वो शब्द हैं जो राष्ट्रपति जी को यहाँ पे नाम मात्र का प्रधान बना देते हैं। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 77 की, आर्टिकल 77 77 हो गया, कौन सा हुआ ये, हाँ 74 हुआ है, इससे पहले 76, 75। अगला देखिए दोस्तों, आर्टिकल अगर हम 77 की बात करें, 77 की बात करें, तो अनुच्छेद 77 जो है दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं इनके संबंधों को बताता है। और इसमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों उसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, 2-3 टुकड़े इसके करने हैं जिससे हमें ये आसानी से याद हो जाए। यानी कि यहाँ जो कह रखा है कि जो संघ के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी कि संघ के सभी कार्य प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अब देखो यहाँ आपको आर्टिकल जो 53 है उसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। उसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जबकि जो 53 था दोस्तों उसमें क्या लिखा था कि कार्यपालिका संबंधी समस्त पावर किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति इनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेगा। ये कहाँ लिखा था, अनुच्छेद 53 में लिखा था। अगर अनुच्छेद 77 की बात करें तो यहाँ लिखा है कि संघ के जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे। तो आंसर क्या देना है दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। दूसरी बात आपको यहाँ बतानी है कि जो राष्ट्रपति हैं यानी यहाँ पे 77 में संघ के सभी कार्य प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान रखना है यानी कि विभागों के जो भी विभाग हैं, विभागों के कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएंगे। नियम कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान से इसलिए पढ़ना है कि जो कार्य आवंटन के नियम हैं वो कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कार्यों का आवंटन कौन करता है, कार्यों का आवंटन कौन करता है, तो कार्यों के अगर आवंटन की बात पूछी जाए तो आवंटन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। यानी कि किसको क्या काम दिया जाएगा, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये कौन बताएगा, जो मंत्रिपरिषद का हेड है, मुखिया है, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बताएंगे, एक लिस्ट देंगे
राष्ट्रपति जी को कि इस व्यक्ति को ये विभाग देना है, इस काम पे लगाना है। अब जो कार्यों का आवंटन अगर आपसे पूछा जाए तो कार्यों का आवंटन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो कार्य हैं, कार्य आवंटन कर दिए, उनमें बहुत सारे रूल्स बनाने होते हैं, बहुत सारे नियम बनाने होते हैं, और कार्य आवंटन के जो नियम बनाते हैं दोस्तों वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। अनुच्छेद 77 में ये लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ आपको इतनी बातें दोस्तों समझ में आ गई होंगी। कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट बताना है। और कार्यों का आवंटन कौन करेगा दोस्तों? तो ये आपको बताना है कि कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अगर हम दोस्तों आर्टिकल इसकी बात करें यहाँ पे 78, अब देखो आर्टिकल जो 78 है, अनुच्छेद 78 है, ये क्या कहता है? इसमें कौन सी बातें हैं? जो बातें मैंने अभी इधर लिखी वो कहाँ हैं? 78 में हैं। इसको आइए दोस्तों पढ़ते हैं। यहाँ पे है प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर से शासन के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। संबंध में जानकारी ले सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पे जो ध्यान रखनी है दोस्तों, ये विधि निर्माण, यानी कौन सा कानून बन रहा है, कौन सा बनना है, विधि निर्माण की जानकारी ले सकते हैं। विधि निर्माण की जानकारी ले सकते हैं। तीसरी बात जो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि मंत्री परिषद में चर्चा कराने को कह सकते हैं। चर्चा कराने को कह सकते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, 78 में क्या लिखा है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो प्रधानमंत्री से शासन प्रशासन संबंधी जानकारी ले सकते हैं और विधि निर्माण संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं, और मंत्रिपरिषद में दोस्तों चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं। और आगे क्या लिखा है कि जो प्रशासन की जानकारी देना प्रधानमंत्री को, विधि निर्माण की जानकारी देना प्रधानमंत्री को, और मंत्रिपरिषद में चर्चा कराना प्रधानमंत्री को। आगे लिखा हुआ है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम का ये संवैधानिक कर्तव्य है। पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का ये संवैधानिक कर्तव्य है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, संवैधानिक कर्तव्य है। ये बातें आप ध्यान रखना। फिर से आप सुनिए, अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर से शासन प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकते हैं, विधि के निर्माण की जानकारी भी मांग सकते हैं, और मंत्रिपरिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बातें कही गई हैं इनको पूरा करना दोस्तों, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य है, ये करना ही करना है प्रधानमंत्री को। ये बातें आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो आगे आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो काम करते हैं वो किस किस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरूरी बातें हैं दोस्तों, उनको आप समझते चलना। ये नियुक्ति किस किस की करते हैं, वो नियुक्तियों के संबंध में अगर हम बात करें नियुक्ति, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जो ये जितने भी प्रशासक और बोलें यहाँ पे राज्यपाल, जो गवर्नर हैं, इनकी नियुक्ति ये करते हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर हम देखें जो सुप्रीम कोर्ट हैं, और आपको सुनने में ताज्जुब लगेगा, हाई कोर्ट है, इनके जजों की नियुक्ति भी कौन करता है दोस्तों? जजों की नियुक्ति भी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं,
वो करते हैं। हो सकता है आपको ये लगता हो कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये स्पेशल पॉइंट है कि अगर हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति भी दोस्तों कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्टिकल 75 हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 75 उसमें क्या था कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है दोस्तों, तो आपको पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा कैग को मैंने बता दिया, अटॉर्नी जनरल को मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति को मैंने बता दिया। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। किसकी, उपराष्ट्रपति की। अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों कि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। और अगर कहा जाए कि जो प्रेसिडेंट है ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये त्याग पत्र किसको देंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ये इनको दे देंगे और ये इनको दे देंगे आपस में, ये बातें आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जो नोट करने वाली बात है दोस्तों, एक तो नोट करने वाली बात ये थी कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति गवर्नर नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो दिल्ली है, दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल, आज की डेट में सीएम की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो नियुक्ति के संबंध में आपको बताना है प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जो अन्य राज्यों के सीएम हैं, अन्य राज्यों के सीएम, तो अन्य राज्यों के जो सीएम हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है दोस्तों गवर्नर करता है। ये ऐसे पॉइंट हैं जो हमसे गलती होने की इनमें संभावना दोस्तों ज़्यादा रहती है। अगर हमसे पूछा जाए लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा और राज्यसभा हैं, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो एलजी वगैरह हैं, प्रशासक हैं, उनकी सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी हैं इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आर्टिकल 280 में है, आर्टिकल 280, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो की जाती है, ये नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो आपको बताना है ये नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी, प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अगला देखिए यहाँ पे और कुछ बातें यहाँ पे जान लेते हैं, और वो बातें ये हैं, जैसे अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग, अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो बताना है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो निर्वाचन आयोग जो दे रखा है उसका आर्टिकल कौन सा है, 324। इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग की बात करें तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ये कौन से आर्टिकल में है, तो 338 आपको बताना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नियुक्ति हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। कल जो राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियां हैं उस पर बात करेंगे, और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां जो आर्टिकल हमने 72 छोड़ा है, 73 छोड़ा है, उनमें क्या है उस पर हम बात करेंगे। इस क्लास को आज यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।